Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology with Shuchita and I am your educator Shuchita। आज Biology with Shuchita में जो टॉपिक आने वाली है वो है सेल साइकिल, जिसको हिंदी में बताया जाता है कोशिका चक्र। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले स्लाइड में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। All living form shows two important characteristics. हर living form दोनों important characteristics को show करते हैं। क्या क्या है? एक है growth, दूसरा है उसका reproduction. ग्रोथ ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाता है और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स का जेनरेशन को बढ़ाता है। अभी लाइफ ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल दैट इज जाइगोट। हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहां से बनते हैं? एक सिंगल जाइगोट से बनते हैं, जो कि एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। इट इज देन डेवलप्ड टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनते हैं बाय कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डिवीजन इन इट। उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ और डिवीजन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेल पेरेंट्स से एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है, उसके साथ फीमेल पेरेंट्स से भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, तब जाके ये क्या बनाते हैं? जाइगोट, जो कि 2n होते हैं, 2n जाइगोट। अभी इस 2n जाइगोट क्या करते हैं? ये क्लीवेज करते हैं। उसके बाद क्लीवेज के बाद पहले मोरूला, ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस चालू होती है। गैस्ट्रुलेशन से क्या होते हैं? तीनों जर्म लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस का कंसेप्ट आते हैं। मतलब जाइगोट के बाद का जितना भी डिविजन्स होते हैं वहां से एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनते हैं। और एक बार अगर कंप्लीट इंडिविजुअल्स बन जाएगा तो वो अपने आप को कैसे मेंटेन करेगा? वो अपने आप को कंटिन्यूअस ग्रोथ और डिवीजन के थ्रू मेंटेन करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। New cells arise by the division of pre-existing cell. रूडोल्फ वर्चू 1858 में ये कंसेप्ट दिए थे, जहां पे बताया जा रहा था जितना भी नया सेल्स बना है वो न्यू सेल्स कहां से आई है? किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो आई है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये दोनों एकदम से एक नया सेल है, लेकिन ये दोनों नया सेल कहां से बनी है? ये दोनों नई सेल बनी है ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो कि आगे से प्रेजेंट है। वहां से ये डिवीजन करके दोनों अलग टाइप का सेल्स बनाएगा। तो the process of cell division works as the foundation stone of continuity of life. लाइफ को आगे ले जाने के लिए या उसका कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए सेल डिवीजन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करते हैं और लाइफ का कंटिन्यूटी मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड है जहां पे मैंने एक क्लॉक को रखी है। अगर इस क्लॉक में मेंशन जितना भी नंबर है, इस नंबर्स को आप लोगों को कोई रीड करने के लिए बोलेगा तो आप लोग कैसे रीड कर पाओगे इसको? पहले आप लोग बोलेंगे 12, उसके बाद 1 2 3 4, ऐसे करके कंटिन्यूअस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोग इसको रीड करेंगे। लेकिन कभी अगर ऐसा तो नहीं रीड करोगे ना कि 12 पहले, उसके बाद 11, उसके बाद 10, मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो हम लोग कोई रीड नहीं करते। हम लोग कैसे रीड करेंगे इसको? हम लोग इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड करेंगे। तो वैसा ही हम लोगों का जो सेल साइकिल है, ये एक प्रोग्रेसिव वे पे चलता हुआ एक साइकिल है, जहां पे मैक्सिमम प्रेजेंट होता है ये आई वाला पोर्शन, जिसको बताया जाता है इंटरफेस, और एक पोर्शन होते हैं जिसको बताया जाता है एम फेज, जो कि डिवीजन फेज के हिसाब से जाना जाता है। मतलब इंटरफेस पहले आना चाहिए, उसके बाद एम फेज। या आप लोग ऐसे भी बता पाओगे कि एम फेज कंप्लीट होने के बाद सेल कहां पे एंटर कर जाएगा? सेल इंटरफेस पे एंटर कर जाएगी।
तो अगर ये सेल साइकिल को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं एक बार, सेल साइकिल, इसका दोनों फेजेस होना चाहिए। एक होगा इंटरफेज, सेकंड होंगे एम फेज। इसी एम फेज को हम लोग डिवीजन फेज के नाम से भी जानते हैं। और डिवीजन फेज, एम फेज का और एक नाम है डिवीजन फेज, जहां पे सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इंटरफेस, अगर एम फेज डिवीजन फेज होंगे तो इंटरफेस क्या होगा, नॉन डिवाइडिंग फेज। इंटरफेस को नॉन डिवाइडिंग फेज बोलेंगे और एम फेज को डिवीजन फेज बोलेंगे। अभी इस नॉन डिवाइडिंग फेज को फर्दर हम लोग तीनों डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि G1, S, G2। इस G1 का अंदर एक एक्सटेंशन पार्ट है जिसको बताया जाता है G0। तो ये G1 क्या होता है, ये होता है एक गैप फेज 1 जो एग्जैक्ट एम फेज कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होते हैं, जहां पे कुछ ना कुछ हार्मोन या प्रोटीन्स का सिंथेसिस होते हैं। एस फेज वो क्या करते हैं, वो रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब जीनोम का सिंथेसिस होते हैं एंड हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। एंड G2 जो कि प्री एम फेज माना जाता है, मतलब एम फेज से पहले का जो पार्ट है उसको हम G2 या गैप फेज 2 बोलते हैं। अभी चले आते हैं हम लोग एम फेज या डिवीजन में। एम फेज या डिवीजन फेज दोनों अलग अलग सेलों में दोनों अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर ये सोमैटिक सेल्स में दिखने को मिलेगा, सोमैटिक सेल इसमें अगर दिखने को मिलेगा तो इसे बताया जाएगा माइटोसिस। इसे क्या बताया जाएगा, इसे माइटोसिस बताया जाएगा। लाइक दैट, अगर ये एम फेज या डिवीजन फेज गैमेटिक सेल में दिखने को मिलेगा तो इसको क्या बताया जाएगा, तो इसको मियोसिस बताया जाएगा। मियोसिस मतलब सेल साइकिल का दोनों डिविजन्स होते हैं, इंटरफेज, नॉन डिवाइडिंग फेज, एम फेज, डिवीजन फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज का और भी तीनों पार्ट होते हैं, G1, S, G2। G1 का एक एक्सटेंशन पोर्शन होता है जिसको बताया जाता है G0। इट इज अ डिसीजन मेकिंग फेज, ये एक डिसीजन मेकिंग फेज होते हैं। whether cell decide either it continues the cell cycle or withdrawn itself from the cell cycle। अगर ये आगे तक इसका सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा या खुद को सेल साइकिल से विदड्रॉ करेगा, ये कंसेप्ट आता है कहां से, ये G0 से। ये डिसीजन मेकिंग होता है कब, ये डिसीजन मेकिंग होते हैं G0 फेज में। अभी आते हैं एम फेज में। यहाँ पे क्या होगा, एम फेज और डिवीजन फेज दोनों अलग सेल में दोनों अलग टाइप का डिविजन्स को शो करेगा। अगर ये सोमैटिक सेल के अंदर होते हैं तो वो माइटोसिस को शो करेगा। अगर ये गैमेट के अंदर होगा या गैमेटिक सेल के अंदर होगा तो वो मियोसिस को शो करेगा। एक चीज ध्यान में रखना कि अगर मैं इंटरफेस के बारे में बता रही हूं, अगर ये नॉन डिवाइडिंग फेज के हिसाब से जाना जा रहा है, लेकिन फिर भी ये सेल्स, हर एक सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। ये दिखने को लगता है कि ये इनएक्टिव है, बट एक्चुअली ये फेज सबसे ज्यादा एक्टिव है और ये सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं इंटरफेज वाला जो फेज होते हैं। सेल साइकिल का जब डिवीजन होगा तब सबसे ज्यादा टाइम लेगा कौन, इंटरफेज, क्योंकि ये सब मेटाबॉलिकली एक्टिव फेजेस के हिसाब से जाना जाता है। और एम फेज वो डिवीजन फेज है, वो भी एक्टिव है, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत कम लगता है, बहुत कम ड्यूरेशन में ये डिवीजन कंप्लीट हो पाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
इधर देखिए एक सेल को दिखाया जा रहा है, सिंगल सेल। तो अभी आप लोगों को मैंने लिख के बता दी है, इधर भी लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं कि अ सिंगल सेल दोनों टाइप का डिवीजन को शो कर पाता है, इधर डिवाइडिंग फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज। तो डिवाइडिंग फेज होगा तो माइटोसिस हो सकता है या मियोसिस हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि कौन सी सेल में ऐसा दिखने को मिल रहा है। अगर सोमैटिक सेल में होगा तो माइटोसिस होगा, अगर गैमेटिक सेल में होगा तो मियोसिस होगा। और नॉन डिवाइडिंग फेज को हम लोग इंटरफेज के हिसाब से जानते हैं, जहां पे इंटरफेज में कितने सारे फेजेस देखे हैं, G1 S G2। The sequential repetition of dividing and non-dividing phase in an orderly manner is called cell cycle। जैसे मैंने आप लोगों को ऑर्डर के बारे में समझाए थे ना कि 1 2 3 4 ऐसे करके आप लोग ऑर्डरली पढ़ोगे इसको, जब क्लॉक आप लोगों को समझाया गया था। तो यहाँ पे भी क्या समझाया जा रहा है कि ये जो डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग फेजेस है, ये सिक्वेंशियल रिपीटेशन शो करेगा, जहां पे डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग फेज ऑर्डर्ड मैनर पे क्या होगा, रेगुलेट होगा। इसे हम लोग सेल साइकिल जानते हैं या सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। चलिए, सेल साइकिल was first described by Howard and Pelk in 1953। 1953 में हावर्ड एंड पेल्क ने सेल साइकिल के बारे में पहले बताए थे। इट इन्वॉल्व सम सिक्वेंशियल इवेंट्स। क्या क्या सिक्वेंशियल इवेंट्स होना चाहिए तभी जाके एक सक्सेसफुल सेल साइकिल होता है। अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, इसका जीनोम को डुप्लीकेट करता है। सिंथेसाइजेस न्यू सेल कंस्टिट्यूएंट्स, न्यू सेल का जितना भी कंस्टिट्यूएंट्स होगा उसको सिंथेसाइज करते हैं। अंडरगोज ग्रोथ, उसके बाद उसका ग्रोथ होता है। फिर डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, फाइनली उसका दोनों डॉटर सेलों में डिवीजन हो जाता है। तो सेल डुप्लीकेट होता है, न्यू सेल का कंस्टिट्यूएंट सिंथेसिस होता है, ग्रोथ होता है और दोनों डॉटर सेल्स बनता है। All events occur in a coordinated manner and are under genetic control। ये जो हर एक स्टेप्स होते हैं ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटेड मैनर पे होते हैं और जेनेटिक जीन इस सबको रेगुलेट करते हैं। पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन इज नोन एज जनरेशन टाइम। दोनों सेल डिवीजन के बीच में जो गैप होते हैं या जो पीरियड प्रेजेंट होते हैं उसको जनरेशन टाइम के हिसाब से जाना जाता है। It differs in different organism and also among different cell type within the same organism। जैसे कि दिखने को मिला था, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइम तो लेगा ही। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ईस्ट सेल में एक टाइम में डिवीजन होते हैं, ह्यूमन सेल्स में एक टाइम में डिवीजन होते हैं। और डिफरेंट सेल टाइप विद इन सेम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस का कंसेप्ट है कि अगर सोमैटिक सेल होगा तो वहां पे माइटोसिस होगा, और मियोटिक डिवीजन कब होगी, जब जर्म सेल होगी तब जाके मियोटिक डिवीजन होगी। तो फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल का दोनों ही तो फेज होता है, अभी तक तो आप लोगों को याद भी हो चुका होगा। जैसे कि नॉन डिवाइडिंग फेज और इंटरफेज और डिवाइडिंग फेज और एम फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज और इंटरफेज में G1 का ही एक पार्ट G0, एस फेज G2 देखने को मिलता है, और डिवाइडिंग फेज और एम फेज में माइटोसिस और मियोसिस दोनों में कोई एक होगा। अभी देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, क्या टाइम गैप या क्या ड्यूरेशन इन लोगों को चाहिए। varies from organism to organism and also from cell to cell। ये organism to organism vary तो करता ही है, उसके साथ साथ cell to cell भी ये vary कर लेता है। Each cell divides every 90 minutes, human cell divides every 24 hours। तो ईस्ट सेल कब डिवाइड करते हैं, 90 मिनट्स आफ्टर, और ह्यूमन सेल का पूरा टाइम लगता है कितना, 24 आवर्स तक टाइम लग जाता है। इधर देखिए, मैंने जैसे पहले आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझाई थी कि जो इंटरफेज होते हैं वो इंटरफेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेती है, और डिवीजन वो झट से हो जाता है, फटाक से हो जाता है। जैसे कि डिवाइडिंग फेज लास्ट फॉर अबाउट एन आवर, दैट इज 5% ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का 5% टाइम कौन लेता है, ये डिवीजन वाला फेज। जैसे कि देखिए इधर डिवीजन का फेज है, ये 1 आवर टाइम ले रहा है एक ह्यूमन सेल साइकिल को अगर कंसिडर करें हम तो। अभी देखिए, एंड इंटरफेज लास्ट
फॉर ऑलमोस्ट 23 आवर्स। ये पूरा 23 आवर्स का टाइम ले रहा है। दैट इज मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। ये टोटल 95% ड्यूरेशन का जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है, टोटल 95% कौन ऑक्युपाई कर रहा है? हम लोगों का इंटरफेस ऑक्युपाई कर रहा है। सब स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल इन डिटेल्स। अभी हम लोग एंटर करेंगे इसका सब स्टेजेस में, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने एक वन लाइनर अंडरस्टैंडिंग ही समझे थे। Substages of the cell cycle in details. The two substages of cell cycle are as follows. क्या क्या? इंटरफेस, एम फेज और डिवाइडिंग फेज दोनों होते हैं। एक होते हैं इंटरफेस और एक होते हैं एम फेज और डिवाइडिंग फेज। इंटरफेस में क्या देखेंगे? ऑल्सो नोन एज इंटरमाइटोसिस और फेज 1। इसका एक नाम दिया गया है जिसको बताते हैं इंटरमाइटोसिस और फेज 1। लॉन्ग रेस्टिंग फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज। ये लॉन्ग रेस्टिंग फेज है और नॉन डिवाइडिंग फेज है। पीरियड ऑफ इंटेंस साइटोजेनिक एक्टिविटी। यहाँ पे सेल बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, जिसको मेटाबॉलिक एक्टिवेशन मैंने बताई थी उसके बारे में ही लिखा हुआ है। Chromosomal material is seen in the form of very loose coil trait called chromatin. इसी टाइम में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, वो तो डिविजन फेज में होगा, लेकिन क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि क्रोमाटिन, वो क्रोमाटिन सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे इंटरफेज होते हैं। तो आप में से बहुत सी स्टूडेंट्स का क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, ये सब कंसेप्ट्स में थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें मैं एक क्रोमाटिन वर्सेस क्रोमोसोम्स का नोट डाल के रखी हूँ, उसको वीडियो में पूरा अंडरस्टैंडिंग करवा के रखी हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो वो वीडियो पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी देख लेते हैं एक इंटरफेस सेल। जिस इंटरफेस सेल में तीनों फेजेस के बारे में आप लोगों को समझाया जा रहा है। फर्स्ट इज द G1, उसके साथ ही एक्सटेंडेड में G0, उसके बाद एस, उसके बाद G2। G1 को फर्स्ट गैप फेज और पोस्ट माइटोटिक गैप फेज बताया जा रहा है। क्या? पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। एक बार देख लीजिए इस इमेज को। देखिए, एम फेज यहां तक खत्म हो रहा है। एम फेज क्या था? डिविजन फेज था। डिविजन के बाद ही कौन फेज स्टार्ट हो रहा है? G1। देखिए अच्छे से, G1 स्टार्ट हो रहा है। तो एम फेज का बाद में उसे क्या बताते हैं? पोस्ट बताते हैं। तो एम फेज को अगर मैं यहाँ पे माइटोटिक फेज देखूंगी तो इसी माइटोटिक का पोस्ट कंडीशन में ऐसा कुछ साइकिल चल रहा है, इसलिए इस G1 को पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी बताया जाता है। जैसे कि देखिए, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। अच्छा, इसका एक्सटेंशन पार्ट G0, जो कि मैं क्या बताई थी, जो कि एक डिसीजन मेकिंग फेज होते हैं, जहां पे सेल ये डिसाइड करती है कि मैं आगे बढ़ूं या मेरे को इस सेल साइकिल से विथड्रॉ कर लूं। तो इसको बताते हैं क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज इज नॉट इनएक्टिव स्टेज, इट इज अ एक्टिव स्टेज। अगर किसी चीज को आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे जो इसका रिक्वायरमेंट है, तो ये सेल साइकिल में एंटर कर पाएगा। यही स्पेशलिटी है इस क्विसेंट स्टेज की। ये हमेशा के लिए ऐसा इनएक्टिव नहीं रहेगा, ये एक्टिव है, ये मेटाबॉलिकली भी एक्टिव है। अगर इसका रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर देते हो तो ये सेल साइकिल में एंटर कर पाएगा। अभी देखते हैं एस फेज और सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस किस चीज का सिंथेसिस करेगा? मेनली जीनोम का। यहाँ पे जीनोम के नाम से कौन सा चीज अच्छे से प्रेजेंट है? जैसे कि डीएनए प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग डीएनए का डुप्लीकेशन करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे। और डीएनए को पैकिंग करने के लिए किसका सिंथेसिस करेंगे? हिस्टोन्स का सिंथेसिस करेंगे। अगर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को जानना है तो मेरा चैनल पे विजिट कीजिए। वहां पे न्यूक्लियोसोम मॉडल, हिस्टोन प्रोटीन, ये सब के बारे में बहुत क्लियर आइडिया डाली हुई है। अगर आप लोग देखेंगे वीडियो पे तो शायद आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखिए, तो ये है सिंथेसिस फेज जहां पे डीएनए का सिंथेसिस होगा। अभी देख लेते हैं G2।
जिसको सेकेंड गैप फेज और प्री माइटोटिक गैप फेज बताया जा रहा है। क्यों प्री माइटोटिक? फिर से हम लोग डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए, माइटोसिस का पहले ये है एम फेज, इससे पहले का फेज, इसलिए इसको क्या बताया जा रहा है? इसको बताया जा रहा है G2, ठीक है ना। और इसको बताया जा रहा है प्री माइटोटिक गैप फेज, सेकेंड गैप फेज और प्री माइटोटिक गैप फेज। अभी इसका डिटेल्स पे एंटर कर जाते हैं। G1 phase or first gap or post mitotic gap phase, during this phase cell remains metabolically active। ये तो पहले से आप लोगों को बताया जा रहा है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे ये सब। Acquires nutrient from its environment to perform its specialized function। ये न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट से गैदर करते हैं ताकि ये उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन को फुलफिल कर पाए। दिस फंक्शंस इन्वॉल्व हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन मेनली। याद कीजिए इसका बाद का स्टेप क्या है? एस फेज है, तो एस फेज में रेप्लिकेशन होगा। आप लोग जानते हैं कि रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एसेंशियल एंजाइम्स जरूरी होते हैं। तो वो एसेंशियल एंजाइम्स कहां से मिलेंगे? वो सारे के सारे एसेंशियल एंजाइम्स इसी फेज में सिंथेसाइज होके असेंबल होके रह जाएगा सेल के अंदर, जिसको अप्लाई कब करेंगे? जिसको अप्लाई हम लोग इस फेज में करेंगे। तो दिस फंक्शंस इन्वॉल्व हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन मेनली। द सेल ग्रोज इन साइज। अगर आप किसी को डिवीजन में डाल रहे हो तो वो क्या करेगा? पहले उसका साइज बढ़ाएगा ना, तब जाके वो क्या करेगा? तब जाके वो सेल डिवीजन करेगा। इसलिए सेल का ग्रो होना बहुत जरूरी है। तो द सेल ग्रोज इन साइज। Fourth, no visible changes found in the DNA content. DNA is not synthesized during this stage. देखिए, DNA का सिंथेसाइज तो पहले से आप लोगों को बताया जा रहा है कि वो एस फेज में होगा, लेकिन एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होने के लिए जितना भी एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए वो सब सिंथेसिस हो जाएगा G1 पे, लेकिन डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। डीएनए का सिंथेसिस कब होगा? वो एस फेज में होगा। नेक्स्ट, दिस फेज इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेली, आरएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। ये फेज किस लिए इन्वॉल्व होते हैं? ये सेल ऑर्गेनेली इसका जितना जरूरी है वो सिंथेसाइज कर पाता है, आरएनए सिंथेसाइज कर पाता है, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये सब कुछ सिंथेसाइज कर पाता है। डीएनए को छोड़ के बाकी सब कुछ ये सिंथेसाइज कर पाता है। After G1, a cell can take one of the two following pathway। मतलब अभी ये डिसीजन मेकिंग आना चाहिए कि मैं क्या करूं, मैं सेल साइकिल को कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं। जैसे कि अगर सेल साइकिल कंटिन्यू का डिसीजन ये ले लेगा तो ये एंटर कर जाएगा एस फेज में। अगर एक बार ये एस फेज में एंटर कर गई तो इसको दोबारा सेल साइकिल से विथड्रॉ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसको लगता है कि नहीं, मैं अभी सफिशिएंट, मेरा ग्रोथ नहीं है, मुझे जितना भी एंजाइम सिंथेसिस करनी थी वो अभी तक सफिशिएंटली नहीं हुई है, तो वो क्या करेगा? G1 G0 फेज में अटका हुआ होगा कि नहीं, मुझे सेल साइकिल नहीं करनी है, मुझे G0 पे जानी है। तो ये G1 कंप्लीट होने के बाद सेल दोनों फॉलोइंग पाथवे में से कोई भी एक पाथवे को चूज करेगा। देखिए, इट में कंटिन्यू सेल साइकिल एंड एंटर एस फेज और इट में एंटर G0 फेज। दोनों में से किसी एक में ये एंटर कर जाएगा। आइदर सेल साइकिल कंटिन्यू करेगा, एस फेज में एंटर होगा और ये G0 में एंटर हो जाएगा। तो पहले हम लोग G0 को ही समझ लेते हैं। G0 फेज और क्विसेंट फेज एक्सटेंशन ऑफ G1 फेज। जैसे कि G1 को ऐसे लिख के हम लोग ऐसे दिखा रहे थे ना G0 को, तो ये G1 का ही तो एक्सटेंशन हुआ, लूप बना लिया, इसका मतलब G1 का ही एक्सटेंशन है G0। The term G0 phase was introduced by Lachta in 1963। वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1963 में G0 फेज के बारे में बताए थे।
A cell attains this phase due to the absence of cyclin protein which control the cell cycle. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइक्लिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये एब्सेंस ऑफ साइक्लिक प्रोटीन के लिए ये सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं करता, ये सेल साइकिल को कंटिन्यू नहीं करता क्योंकि इसमें साइक्लिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस है। During G0 phase, the cell neither divides nor synthesizes organelle, but they are metabolically active. ये G0 फेज में ये डिवाइड भी नहीं करेगा, ये कुछ भी सिंथेसाइज नहीं करेगा, बस एक जिद्दी बच्चों की तरह बैठ के रहेगा। जैसे कि एक जिद्दी बच्चा चॉकलेट के लिए डिमांड करती है उसके मम्मी के पास, नहीं नहीं मुझे चॉकलेट ला दो, मुझे चॉकलेट खानी है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी, ऐसे डिमांड करती है। ये भी एक जिद्दी बच्चे की तरह ऐसे डिमांड करती है कि मैं कुछ भी डिवाइड नहीं करूंगी, मुझे कुछ भी सिंथेसाइज नहीं करना है क्योंकि मेरे पास मेरा चॉकलेट ये साइक्लिन प्रोटीन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यस आई एम एक्टिव बट नॉट इन अ मूड ऑफ डिवीजन। मुझे मूड नहीं है, मुझे लॉजेंस नहीं मिला ना, मुझे चॉकलेट नहीं मिला, मैं क्यों डिवीजन करूं, मुझे साइक्लिन प्रोटीन मेरे पास नहीं है, मैं डिवीजन नहीं करूंगी, ऐसे ही रह जाऊंगी। ये इसका डिसीजन है। अभी नेक्स्ट देखिए, ये सेल बहुत गुस्से से आके इसे पूछ रहे, हे आर यू नॉट डिवाइडिंग। तो ये सेल तो एकदम मस्ती से उसका हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो वो उसने क्या बताया, नोप आई अप्लाइड फॉर अ G0, मतलब अभी तो मैं गैप में हूं, मुझे कुछ भी डिवीजन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मैं कर सकती हूँ लेकिन नहीं करूंगी। तो देखिए, सेल्स प्रेजेंट इन G0 फेज यूजुअली फंक्शन एज अ रिजर्व सेल। ये कैसे काम करते हैं, एक रिजर्व सेल की तरह, which can rejoin the cell cycle any time on receiving a proper stimulus through cyclin protein। ये कभी भी अगर साइक्लिन प्रोटीन इसको दिया जाएगा तो ये रिजॉइन कर सकता है सेल साइकिल के लिए। जैसे कि लीवर सेल, इट कैन रिज्यूम G1 फेज इन रेस्पॉन्स टू सर्टन केमिकल्स। अगर लीवर सेल को कुछ भी केमिकल्स आप अप्लाई कर दोगे तो ये क्या करेगा, ये डिवीजन शो करेगा। लेकिन मसल सेल, नर्व सेल, आरबीसी सेल ये ह्यूमन बॉडी में हमेशा G0 फेज में ही प्रेजेंट होता है। अगर इसको सिग्नल दिया जाएगा तो वो डिवीजन कर सकता है, लेकिन उसका डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं समझ रहा क्योंकि उसका ग्रोथ होने से ही काम चल जाएगा, उसका डिवीजन होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एस फेज और सिंथेसिस फेज। The cell synthesizes a replica of its genome by the process of DNA replication। यहाँ पे क्या होता है, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, मतलब रेप्लिका कॉपी ऑफ जीनोम बनता है, रेप्लिकेशन होता है ये फेज में। उसके साथ साथ द हिस्टोन प्रोटीन एंड काइनेटोकोर्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस फेज। इसी फेज में हिस्टोन प्रोटीन और काइनेटोकोर का भी सिंथेसिस होते हैं। द डीएनए कंटेंट बिकम डबल्ड, क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है ना, तो डीएनए कंटेंट क्या होगा, डबल हो जाएगा। अभी आते हैं फाइनल G0 फेज और प्री माइटोटिक गैप और सेकेंड गैप फेज में। द गैप बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड नेक्स्ट डिवीजन। ये कौन सा गैप है, इन किस दोनों के बीच का गैप है, ये एस फेज और G2 एंड एम। तो किसका बीच का गैप हुआ, ये एस एंड एम फेज का बीचों का गैप हुआ, इसलिए इधर बताया गया गैप बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड नेक्स्ट डिवीजन। The preparation are made for genomic separation। यहाँ पे किस चीज का प्रिपरेशन होते हैं, जीनोमिक सेपरेशन का। This phase is spent in synthesis molecules other than DNA। यहाँ पे किस चीज का मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होते हैं, डीएनए को छोड़ के बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का। They are required for cell division, जो भी सेल डिविजन के लिए रिक्वायर्ड माना जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल रेप्लिकेट्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हम लोगों पे नहीं है, प्लांट सेल पे है, तो जहां पे भी हो तो इन सारे ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन हो सकता है, उसका जीनोम का रेप्लिकेशन हो सकता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बिगिन टू असेंबल टू फॉर्म स्पिंडल। माइक्रोट्यूब्यूल अभी स्पिंडल से जोड़ जाता है, उसके बाद उसका एक असेंबल फॉर्म जनरेट होते हैं। द इंटरफेज इज फॉलोड बाय डिवाइडिंग फेज।
अभी एक बार इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद उसका डिवाइडिंग फेज या डिवीजन फेज आएगा। तो डिवाइडिंग फेज ऑल्सो नोन एज एम फेज, फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन, सेल साइकिल का ही एक पार्ट हो गया है डिवीजन, नॉन डिवाइडिंग एंड डिवीजन। तो डिवाइडिंग फेज क्या होता है, इट इज द एक्चुअल सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे सेल कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सेल टाइप के ऊपर बेस करके ये दोनों टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइटोसिस, दूसरे होते हैं मियोसिस। माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल, जो कि पहले से अभी तक आप लोगों को याद आ चुका होगा। Both types of cell division involves karyokinesis and cytokinesis. What is karyokinesis? Nuclear breakdown. And what is cytokinesis? Cytoplasmic breakdown. न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होगा तो उसको कैरियोकाइनेसिस से हिसाब से जाना जाएगा, और साइटोप्लाज्म के ब्रेकडाउन होंगे तो उसको साइटोकाइनेसिस बोला जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यूड विद द माइटोटिक फेज, क्योंकि एम फेज का दोनों टाइप होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग लाएंगे उसमें क्या होगा, उसमें माइटोसिस मतलब इतना जो फेजेस है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसके ऊपर बेस करके हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी मैं आप लोगों के लिए एक रिकैप स्लाइड्स लाई हूं, जहां पे वन लाइन फॉर्मेट में मैं सेल साइकिल के बारे में आप लोगों को बता दूंगी। सेल साइकिल क्या होते हैं, एक सीक्वेंशियल रिपीटेशन होते हैं डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर। सेकंड, ये कैसे परफॉर्म होते हैं, ये इन अ ऑर्डरली मैनर पे परफॉर्म होते हैं। इंटरफेस कितने इसका सब टाइप्स प्रेजेंट है, तीनों इसका सब टाइप्स प्रेजेंट है। एक होता है G1, इसका ही एक्सटेंशन है G0, सेकेंड होते हैं एस फेज एंड थर्ड होते हैं G2, गैप 1 सिंथेसिस एंड गैप 2 फेज। फोर्थ पॉइंट, इन दिस फेजेस, ये फेजेस के अंदर सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट डज नॉट शो डिवीजन, ये डिवीजन शो नहीं करते। अगर एम फेज के ऊपर देखेंगे तो एम फेज और डिवीजन फेज दोनों टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइटोसिस, दूसरे होते हैं मियोसिस। माइटोसिस जो कि सोमैटिक सेल्स में दिखने को मिलते हैं, एंड मियोसिस जो कि गैमेटिक सेल्स में दिखने को मिलते हैं। होप कि इतना तक आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ तक हम लोग सेल साइकिल या कोशिका चक्र के पार्ट 1 तक कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आप लोगों के लिए वो माइटोसिस से स्टार्ट होगी, जो कि पार्ट 2 होगी। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई चीज समझ में आ रही है या अच्छी लग रही है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद सुचेता में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं for further updates and notification. Please visit the channel Biology with Sucheta for other videos. Thank you.